जय हिंद। अब हम लोग सोशल साइंस क्लास 9 के एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। ध्यान रखेंगे कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। यानी कि हम कोई भी काम अगर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारा उसमें त्याग छिपा रहता है। चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियों में सम्मिलित है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में ये जो देख रहे हैं ऑप्शन, ये पटकाई की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, यानी कि इनमें से सभी जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वांचल की पहाड़ियों में सम्मिलित है। इसके अलावा मिजो की पहाड़ियाँ भी इसमें आती है। किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और इस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा को अगर हम मैप में देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि कर्क रेखा, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी से होकर के गुजरती है। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य जो देश है, इसमें से अगर विचार करेंगे ऑप्शन पे, थाईलैंड, चीन, भारत और जापान। और इसमें बताना है कि कौन जो देश है वो सार्क जो का है, इंटरनेशनल देशों का एक संगठन है और उसका जो सदस्य है वो भारत है। कौन देश है? तो ये भारत जो है सार्क का सदस्य देश है। अब हम लोग थोड़ा मैप पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये पृथ्वी का एक नक्शा बनाया गया है जिसमें पृथ्वी को दिखाया गया है कि उसके जो रेखा होते हैं वो किस टाइप से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, वो सीधा नहीं है, वो झुकी हुई है। और ये है जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है विषुवत वृत्त। ये विषुवत वृत्त है। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इस भूमध्य रेखा भी है, 0 डिग्री रेखा भी इसका नाम है और विषुवत रेखा भी इसका नाम है। इसके जस्ट ऊपर जब जाएंगे तो 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री उत्तर में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है। इसी कर्क रेखा का जो प्रश्न आया था कि कर्क जो है रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। और भारत में, चूँकि भारत जो है, यहाँ पर जैसे भारत है, ये भारत का नक्शा हम मान लेते हैं ऐसे, तो भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ये उत्तरी शीत कटिबंध, ये जो देख रहे हैं ये उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर जो दिन और रात जो होता है वो 6 महीना का होता है। जो भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधे पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और बहुत ज़्यादा वर्षा भी होता है यहाँ पर, और बहुत सारे जैविक विविधता भी देखने को ये मिलते हैं। वहीं अगर नीचे हम देखेंगे तो इस पर 23.5 डिग्री दक्षिण में ये मकर रेखा है। ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसको मकर रेखा कहते हैं। ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो अब हम यहाँ पर बात आया था कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, और भारत में भी जानेंगे कि भारत में कितने राज्य से होकर के कर्क रेखा। तो कर्क रेखा लगभग भारत को बीच से बांटती है। तो अगर आगे हम इस पे वर्ल्ड के नक्शे पर चलते हैं मित्रों, ये वर्ल्ड का ये नक्शा है।
इस नक्शे पर देखिएगा तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, उजला वाला जो लाइन ये आप देख रहे हैं, ये लाइन ये कर्क रेखा है। ये इसको मैंने कर्क रेखा पर एक मैंने लाइन खींच दिया। अब इस लाइन पर जितने भी देश आ रहे हैं वो कर्क रेखा के देश कहलाते हैं। अब टोटल कर्क रेखा के जो देश हैं वो 17 देश हैं। याद रखेंगे कि कर्क रेखा पर टोटल 17 देश आते हैं, जिसमें अगर मैप से अगर हम चलते हैं तो ये जो देख रहे हैं मेक्सिको है, बहामास है, वेस्टर्न सहारा आता है, मारितानिया है, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजर, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरबिया, इंडिया। ये हमारा प्यारा सा जो देश देख रहे हैं इंडिया, जो कि यहाँ पर ये बीच से लगभग इंडिया में ये जा रहा है और ये इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, ये सारे जो देश हैं ये कर्क रेखा के देश हैं। ये कर्क रेखा पर टोटल कितने देश हैं तो 17 देश हैं। भारत से बीचों बीच जाता है लगभग में और 8 राज्यों से होकर के भारत से गुजरता है। 23.5 डिग्री उत्तर में 0 डिग्री के उत्तर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर टोटल कितने देश हैं तो 17 देश हैं, जिसमें ये अलग अलग देशों मतलब अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं, महादेश है, उसके अंतर्गत मैंने आता है कि किस महादेश में कितने देश हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उसके नीचे आप जाइएगा, देखिए फिर हम लोग अगले प्रश्न में विचार करते हैं कि बोध गया, ये बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये बहुत ही एक फेमस स्थान है और इसके बारे में हम सबको पहले से जानकारी है कि बोध गया जो है वो बिहार राज्य में आता है और इसी बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो वृक्ष था महाबोधि वृक्ष, उसको जो पीपल का वृक्ष है वो महाबोधि वृक्ष के नाम से उसको जाना जाता है और इसी पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये भारत के बिहार राज्य में है। और बोध गया जो है, अब इस बोध गया का नाम जो गया है उसका नाम अब गया जी हो गया है। जी हाँ मित्रों, अब इस देश का, इस राज्य का नाम याद रखेंगे, बोध गया जो का नाम है वो गया जी हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है। अगला प्रश्न है कि कोसी परियोजना भारत का सहयोगी देश निम्न में से कौन है। कोसी परियोजना जो है वो भारत का, इसका सहयोगी देश नेपाल है। यानी कि नेपाल और भारत ये दोनों मिलकर कोसी परियोजना में काम किए हैं। भारत का सहयोगी देश नेपाल है और जो नेपाल है वो भारत के जैसे नक्शा है भारत का, उसके ऊपर ये देश है नेपाल। जैसे यहाँ पर हम नक्शा में देखिए, ये जो हमारा देश है इसके बीच में जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं यही नेपाल है। और नेपाल जो है बिहार के जो जिले हैं उसमें ये 8 जिलों से होकर के जाता है। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नेपाल है वो बिहार के 7 जिलों से होकर के जाता है। उसका जैसे ये मान लीजिए कि ये नेपाल हो गया और ये बिहार है, तो बिहार का इससे 7 जिला लगा हुआ है। उसका एक क्रम है प, पू, सी, म, सु, अ, की। इसका मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जो जिले हैं बिहार के नेपाल से सटते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के और झारखंड के दोनों के 8 जिले लगते हैं और पश्चिम बंगाल का 3 जिला जो है नेपाल के द्वारा लगा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है। एल नीनो अल नीनो क्या है तो एल नीनो अल नीनो एक गर्म जल धारा का नाम है। समुद्र जो धाराएं है वो 2 भागों में बांटा गया है, एक ठंडी जल धारा, एक गर्म जल धारा। तो एल नीनो अल नीनो जो है, इससे जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आता है, बहुत सारा चेंजिंग आपको देखने को मिलता है। तो एल नीनो अल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है। यहाँ पर आप बिहार के मानचित्र को देख सकते हैं।
ये जो बिहार का मानचित्र है ये हमारा प्यारा सा बिहार है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि कौन जिला कहाँ पर है। जैसे अब अभी मैंने बात किया कि जो बोध गया है वो भारत के किस राज्य में है, तो बिहार। देखिए ये गया है और इस गया का जो नाम हो गया है वो गया जी हो गया है। जो मैंने बता रहा था कि नेपाल से कितने जिले लगे हैं, तो यही जो जिला आप देख रहे हैं ये नेपाल से सटा हुआ जिला है। और मैंने बताया था ना कि प पू सी म सु अ की, ये शब्द याद रखेंगे। ये क्रम है, ये क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम है, पश्चिम से पूर्व का ओर का क्रम है। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये पहले दोनों जिला एक ही था, अब इसका अलग अलग नाम हो गया। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले इसे लगे हैं। बाकी जो ये जिले देख रहे हैं, ये जो जिले हैं इस साइड के, ये यूपी से लगे हुए हैं। और ये जो झारखंड से, ये जो नीचे वाला जो है ये सब झारखंड से लगा हुआ है। और 3 जो जिला है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जो जिले हैं वो पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। तो चलिए हम अब भारत के नक्शा में भी देखते हैं। मैंने कहा था कि जो भारत का नक्शा है, देखिए दोस्तों ये भारत का ये नक्शा है। और ये यहाँ पर जो आप लाइनिंग ये देख रहे हैं, यही लाइन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये कर्क रेखा है। और ये जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, जो कि आप उसको याद रखेंगे तो ये आसानी से आप क्रम से और एक दिशा में भी बता सकते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। गुरामछ, गुरामछ गुरामछ झा प त्रि मी, ये वाला। अब मित्र पर गाछा झार भी लोग बोलते हैं, लेकिन वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वो क्रम नहीं हो जाएगा। गुरामछ झा पत्रिमी का मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखिए गुजरात हो गया, ये गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद हो गया ये छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये 8 जो राज्य हैं भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। और ये जो नेपाल, ये देश देख रहे हैं, ये नेपाल देश है। और इधर ऊपर ये चाइना है, और इधर पाकिस्तान है, और ये लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत के हैं। और ये चाइना जो अब बताया था पूर्व का मोती चाइना, यही चाइना जो है पूर्व का मोती इसको बोलते हैं। ये म्यांमार है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। ये जो नीचे देख रहे हैं सागर, ये हिंद महासागर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे हैं कि राजेंद्र सेतु मोकामा में है, जवाहर सेतु डेहरी अनसोन में है, गांधी सेतु पटना में, और जेपी सेतु जो दीघा पटना में खुला। और इसमें सभी पर हम लोग देखेंगे कौन कितना लंबा है। ये जो गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु मोकामा में बना है, ये 2 किलोमीटर का है, 6600 फीट समझिए। जवाहर सेतु डेहरी अनसोन, तो ये सोन ऐसा ही लिखा था, पता चल रहा है कि ये सोन नदी पर है, और 3.06 किलोमीटर, यानी कि ये 10,043 फीट है। गांधी सेतु जो पटना है वह 5.75 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। ये 5,500। ये जेपी सेतु जो दीघा पटना में है, ये 4.56 किलोमीटर है। तो
इससे हम अभी पता चल रहा है कि अभी जो इस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन है बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल, तो गांधी सेतु पटना है जो कि 5.75 किलोमीटर है। लेकिन जो अब जो एक पुल बन रहा है, कोसी पर निर्माणाधीन पुल बन रहा है जो भेजा से बाजौर तक ये जा रहा है, ये 13.3 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो बिहार ही नहीं पूरे एशिया का सबसे लंबा पुल होने जा रहा है। लेकिन अभी इस ऑप्शन के अनुसार आप कहेंगे कि गांधी सेतु जो है बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल है जो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? जैसे आप भारत का नक्शा ये देख रहे हैं, तो भारत और चाइना के बीच में बहुत लंबा एक बॉर्डर है, और याद रखेंगे कि सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है, 4000 प्लस है। और ये चाइना के साथ जो बॉर्डर है, ये चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये तो नेपाल हो गया, फिर यहाँ से फिर चाइना शुरू हो गया, तो ये जो बॉर्डर है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चाइना के बीच में अगर पूछा जाएगा कि कौन सी रेखा है, तो भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा कही जाएगी। और इसका जो आंसर होगा मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो प्रदूषित नदी, तो सबसे ज़्यादा नदी प्रदूषित माना जाता है जमुना को और गंगा को। ये दोनों नदियाँ बहुत प्रदूषित है, उसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ प्रदूषित है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक है। तो इसमें अगर उमगोट, कावेरी, केन और साबरमती, इन चारों में अगर कंपेयर करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो हम यह निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि साबरमती जो नदी है वो सबसे प्रदूषित नदी है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1972, क्योंकि भारत में सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण जो लागू हुआ था वो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, और ये मासिनराम कहाँ है? तो ये मासिनराम मेघालय में है। इसके पहले हम चेरापूंजी में जानते थे कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में, लेकिन चेरापूंजी से भी ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि मासिनराम जो कि मेघालय में है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये पूर्वोत्तर का एक राज्य है जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है, 7 बहन, और सिक्किम को शामिल कर लेंगे तो 8 सिस्टर हो जाएगा। तो 7 सिस्टर के अंतर्गत मेघालय आता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी सांगपो के नाम से भी जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। और कहाँ पर ये जानी जाती है? तो चीन का जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय प्रदेश में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? तो उसके बीचों बीच एक सींग होता है, जैसे ये गेंडा हो गया, मान लीजिए इसके ऊपर एक सींग होता है इस गेंडा का। तो किसके भारतीय प्रदेश में होता है? तो ये होता है असम में। असम के खास करके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अब बात करेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन का कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल तट पर कब से होता है? तो केरल तट पर यह होता है जून से, और वहीं से मानसून की शुरुआत होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ये जैसे भारत का ये नक्शा मान लेते हैं, और यहाँ पर अगर केरल है तो ये मानसून जो है ऐसे ही यहाँ पर प्रवेश करता है केरल में, ऐसे ही होकर के पूरे भारत में ये जाता है। तो ये जून से ये शुरू होता है। निम्नलिखित में कौन कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, और ये जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है। निम्नलिखित में कौन झीलों के उदाहरण है? तो इसमें डल झील, वुलर झील, सांभर झील, ये सभी झील के ही उदाहरण है। तो ये सभी झीलों के उदाहरण, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। कैस्पियन सागर जो है
निम्नलिखित में से क्या है? नदी है कि झील है कि समुद्र है? तो नाम से तो पता चल रहा है कि सागर है, तो सागर। बहुत सारे जो नहीं जानते मार देंगे कि सागर है, आंख बंद करके मारेंगे कि सागर मारिए खटाक से इसका आंसर। लेकिन आपको बता दूं कि भले ही नाम इसका कैस्पियन सागर है, लेकिन ये सागर नहीं है। वास्तव में क्या है? ये झील है। नाम में कुछ नहीं होता है, मेन उसका काम होता है। झील किसको कहते हैं? ए लैंड लॉक्ड वाटर कॉल्ड, मतलब उसको लेक झील बोलते हैं। जैसे कि कोई, जैसे ये एरिया है और ये चारों ओर लैंड से घिरा हुआ है और इसके बीच में जो जल है, इसके जल का निकास के कोई माध्यम नहीं है। चारों ओर से पानी तो आ सकता है, इनकमिंग है लेकिन आउट गोइंग नहीं है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं पानी वाले, इसको हम झील बोलते हैं। तो कैस्पियन सागर क्या है? ये सबसे बड़ा झील का उदाहरण है, सबसे बड़ा झील है। निम्न में कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा इसमें बम विस्फोट नहीं है, क्योंकि बम प्रकृति ने नहीं बनाया है, बम को हम मनुष्यों ने बनाया है। ये मानव निर्मित आपदा है। जबकि बाढ़, भूकंप और भूस्खलन ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति के द्वारा होता है, इसमें मनुष्यों का कोई वश नहीं होता है। लेकिन बम मनुष्य बनाते हैं और बम विस्फोट हम लोगों के द्वारा होता है। ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आता है, ये मानव निर्मित आपदा है। परमाणु बम का, अब बम का बात है तो अगला क्वेश्चन बम पर ही है। तो परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश पर किया गया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विश्व में 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। और इसी सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के द्वारा जापान पर प्रयोग किया गया था परमाणु बम का प्रयोग। और वो परमाणु के 2 शहरों मतलब फेंका गया था। एक जापान के हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था और दूसरा फेंका गया था नागासाकी पर। हिरोशिमा में जो बम फेंका गया था उस बम का नाम था लिटिल बम नाम था, लिटिल बॉय नाम था। और जो नागासाकी पर फेंका गया था बम, उसका नाम फैटमैन था, फैटमैन। एक बम फेंका गया, जापान नहीं माना, कहा कि नहीं करेंगे, ठीक ना। दूसरा बम फेंका गया, तुरंत त्राहिमाम करते हुए वो हार मान गया और रिजाइन बोल दिया। तो परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग किस देश पर किया गया था? तो जापान पर किया गया था। और किस देश के द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कालाजार बीमारी का कारण है? तो कालाजार जो बीमारी होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार जो बालू मक्खी एक होती है, इसको सैंड फ्लाई बोला जाता है। इस बालू मक्खी के चलते कालाजार होता है। कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो कुशहा तटबंध कोसी, देखिए क से कोसी या क से कुशहा, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो कुशहा तटबंध किससे संबंधित है? कोसी से संबंधित है। नाविक अमेरिगी वेस्पुची किस देश के निवासी थे? तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा पेचीदा है। कैसे पेचीदा है? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था, लेकिन इन्होंने काम जो है बहुत जगह किया था। और पूछ रहा है कि ये मतलब कहाँ के निवासी थे, माने कहाँ निवास करते थे। तो ये निवास पर अगर जाते हैं तो इनका जो वर्क प्लेस था बहुत ज़्यादा ये समय जो है स्पेन में बिताए थे। इसका आंसर मान सकते हैं कि जो अमेरिकी वेस्पुची, इसी के नाम पर अमेरिका के देश अमेरिका पड़ा है, अमेरिगो वेस्पुची। तो ये स्पेन के निवासी मान लीजिए और इसका जन्म जो है वो इटली में हुआ था। मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो मार्को पोलो एक विदेशी यात्री था, फॉरेन ट्रैवलर था, जो कि भारत में आया हुआ था और यह विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में हुआ था और 2 भाइयों ने मिलकर हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और विजयनगर जो साम्राज्य था ये 4 भागों में विभक्त था और ये था सुलु वंश, तुलु, एक था अरबिडू, पहला था संगम,
संगम, सुलू, तुलु, अरबीडू। संगम, सुलू, तुलु, अरबीडू। और जो कृष्ण इस वंश के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य मतलब विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे और इसी विजयनगर साम्राज्य की चर्चा मार्को पोलो के द्वारा किया गया है और बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य बहुत ही भारत में समृद्ध साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा बहुत सारे और यात्रियों ने किया था, जैसे डोमिंगो पास और बारबोसा, वो पुर्तगाली यात्री थे, उन्होंने भी यात्रा किया था। यहाँ तक कि जो निकोलो कांटी है और देवराय द्वितीय, तो निकोलो कांटी और देवराय जो है, ये देवराय प्रथम और निकोलो कांटी, ये लोग भी यहाँ पर यात्रा किए थे। तो निकोलो कांटी जो था वो इटली का निवासी था और जो जो आया था देवराय प्रथम में निकोलो कांटी, और उसके बाद वो फारस जो कि अब उसका नाम ईरान है, वो वहाँ का रहने वाला था। डोमिंगो पायस और बारबोसा ये सब पुर्तगाली यात्री थे। पुर्तगाली भारत में किस वर्ष आए थे? तो पुर्तगाली के बात आ रहा है तो ये वास्को डिगामा जो था वो 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड में यह आया था। केरल वहाँ पर इसको जमुरिन जो वहाँ का शासक था, इसको वहाँ पर वेलकम किया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा आया था। वो पुर्तगाली नाविक था और भारत में व्यापार करने के लिए एक समुद्री मार्ग का खोज किया था। उसके साथ साथ भारत के भी कुछ व्यापारी उसको सपोर्ट किए थे यहाँ पर आने के लिए। लेसेज फायर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेज फायर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था और यह स्कॉटिश अर्थशास्त्री था जो वेल्थ ऑफ नेशन में इसकी चर्चा किया है। इसी का पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है? एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें था कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है। तो कुशहा तटबंध तो मैंने बताया था कोसी नदी से संबंधित एक प्रमुख तटबंध प्रणाली है और ये नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। 21 नंबर में था कि कौन काला जार बीमारी कारण है, तो बालू मक्खी। इसके बारे में और बताना था। काला जो जार है ये आंतों का लिस्मेनिया जीनस के एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाला बीमारी है, यानी कि प्रोटोजोआ के वजह से होता है, जो संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से मनुष्यों में होता है। और ये जो बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, जिसे जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। इसके 3 दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 इस डेट को भी याद रखना है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो लेसेज फायर का सिद्धांत हम लोग देख रहे थे कि लेसेज फायर का सिद्धांत क्या है। तो लेसेज फायर का सिद्धांत में एडम स्मिथ कहते हैं ये अहस्तक्षेप का सिद्धांत जो व्यापारिक मामलों में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करने वाला एक आर्थिक सिद्धांत है। और स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ जो हैं, एडम स्मिथ, जिन्होंने अपनी प्रभावशाली कृति द वेल्थ ऑफ नेशन में इसकी चर्चा की है। बोस्टन टी पार्टी घटना किस देश से संबंधित है? तो ये घटना संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है और ये जो घटना घटी थी ये 16 दिसंबर 1773 को ये घटना घटी थी। बोस्टन टी पार्टी क्या था कि ये एक राजनीतिक विरोध था जो कि 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट के बोस्टन में ग्राफिन के घाट पर हुआ था। ब्रिटेन द्वारा प्रतिनिधित्व के बिना कराधान थोपे जाने से निराश और क्रोधित अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने चाय के 342 बक्सेस जो थे वो बंदरगाह में फेंक दिए। यह घटना अमेरिकी क्रांति युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। चाय का 342 को जो बक्सा था ये समुंदर में फेंक दिया गया।
तो ये बोस्टन टी पार्टी इसका नाम है। स्पिरिट ऑफ लॉज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्पिरिट ऑफ जो लॉज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? यह पुस्तक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक 1748 में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ये फ्रांस में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले फ्रांस में हुआ था और ये खास करके 1905 में हुआ था। हमने देखा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम फ्रांस में हुई है। मैं ही राज्य हूं यह कथन किसका है? यह कथन है लुई 14वां का। उसके कहने का मतलब था कि वहाँ पर कोई और कानून नहीं था, बल्कि जो लुई 14वां था एक निरंकुश शासक था और जो कह देता था उसी का सिद्धांत और वही कानून बन जाता था। इसीलिए कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मैंने मैं सब कुछ हूँ। यह बात किसका है? तो लुई 14वां का है। गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश में है? गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रक्त नहीं बहा था, यानी हिंसा नहीं हुई थी, खून की नदियाँ नहीं बही थी। ये जो क्रांति है गौरवपूर्ण क्रांति, इस 1688 से लेकर 1689 के बीच में हुआ था और यह हुआ था इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय रूस को है। रूस ने जर्मनी को पराजित किया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। ये नाजी पार्टी जो था जर्मनी में हिटलर के द्वारा बनाया गया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। फांसीवाद किस देश में शुरू हुआ? तो ये जो फांसीवाद था यह इटली में शुरू हुआ था और इसके जो मेन जो शुरू करने वाले हैं वो बेनिटो मुसोलिनी जो कहलाते हैं, उन्हीं के द्वारा फांसीवाद शुरुआत की गई थी और 20वीं सदी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसकी शुरुआत की गई थी। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? तो इसका आंसर होगा वर्साय की संधि। वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी, जिस पर बहुत ज़्यादा जो जर्मनी पर बहुत ज़्यादा इस पर दबाव दिया गया था और जुर्माने लगाए गए थे, जिससे कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके बीज प्रथम विश्व युद्ध में ही छिपे हुए थे और वर्साय का संधि ही था जिसका बदला लेने के लिए जर्मनी जो था फिर से युद्ध करना चाहता था, ताकि अब इस बार युद्ध, लेकिन उस बार भी वो युद्ध में हारा। उसके बाद ये जो हिटलर था ये आत्महत्या भी कर लिया। तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तुष्टीकरण की नीति इंग्लैंड की देन है। 1930 के दशक में म्यूनिख समझौता के तहत ये तुष्टीकरण का जो नीति आया हुआ था और इंग्लैंड के द्वारा हुआ था। नाजी जो है नाजी जो है जर्मनी का है और फांसीवादी इटली का है। नाजी जो है जर्मनी है और फांसीवादी इटली में था। यूरोप में गुटबंदी के जन्मदाता किसे माना जाता है? यूरोप में गुटबंदी के जन्मदाता बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी के एकीकृत को करने वाला बिस्मार्क ही था। जर्मनी को एकीकृत किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यह हुआ था यूरोप में गुटबंदी। भूमिज विद्रोह कब हुआ? भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832 ईस्वी में। यह जो भूमिज विद्रोह है इसको गंगा नारायण विद्रोह भी कहा जाता है और यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था भूमिज विद्रोह 1832 में। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसकी संख्या लगभग 17 मिलियन प्लस है और इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसका ट्रिक याद रखें, भीगसन।
भीगसन याद रखिएगा। भील, गोंड, संथाल, नायकदा। तो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है भील की। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। उसके सेकंड आता है गोंड, तब संथाली है, तब नायकदा है। और जो हमारी भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, वो संथाली है। अभी संविधान को जो बनाया गया है उसको संथाली भाषा में भी संविधान को छापा गया है, ताकि जनजातीय जो लोग हैं वो भी संविधान को समझे। नाजीवाद किस विचारधारा का विरोधी था? ये समाजवाद का विरोधी था। नाजीवाद किसका विरोधी था? ये समाजवाद का विरोधी, जबकि उग्र राष्ट्रवाद सैनिकवाद का विरोधी नहीं था। नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था। नाजीवाद के जनक निम्नलिखित में से कौन थे? तो नाजीवाद का जनक जो है वो एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। ये जर्मनी का एक तानाशाह था। इसका जो जन्म है हिटलर का ऑस्ट्रिया में हुआ था 20 अप्रैल 1889 को, और इसने मीन काम्फ नाम की पुस्तक लिखा है, मेरा संघर्ष। मीन काम्फ मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की पुस्तक का नाम है। मुसोलिनी के नेतृत्व में किस देश में सरकार बनी? मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी थी। 1922 से लेकर 1925 तक ये वहाँ का प्रधानमंत्री रहा, और 1925 से 1943 तक ये तानाशाह के रूप में काम किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? इसमें किसको उत्पादक कहा जाएगा? तो जो उत्पादन करता है उसको उत्पादक कहा जाता है। तो इसमें सभी को उत्पादक माना जाएगा, क्योंकि किसान भी उत्पादन करता है, दर्जी भी कपड़ा सीता है और कपड़ा का उत्पादन करता है एक तरह से वस्त्र का, और बढ़ई भी उत्पादन करता है। इसमें से जो तीनों ऑप्शन है वो उत्पादन का काम करने वाला है, इसलिए सभी उत्पादक है। निम्न में कौन टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है? टिकाऊ वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिसका उपयोग जो है लंबी अवधि तक किया जाता है, ऐसे वस्तु को टिकाऊ कहा जाता है। तो इसमें कार भी है जो बहुत दिन तक हम इस्तेमाल करते हैं। कोई हमारे घर में फर्नीचर है, उस फर्नीचर भी बहुत लंबा समय तक उसका उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज को भी खरीदते हैं तो उसको कई सालों तक इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों जो वस्तुएं हैं, कार, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, ये सभी जो टिकाऊ वस्तुएं के उदाहरण है। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन के जो साधन होते हैं ये सारे ऑप्शन उत्पादन के साधन में आते हैं। भूमि चाहिए उत्पादन के लिए, पूंजी भी चाहिए और श्रम भी होना चाहिए। ये तीनों जो साधन है वो उत्पादन के साधन में आते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उत्पादन का साधन नहीं, यानी कि तीनों उत्पादन का साधन है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? मानसिक श्रम का मतलब होता है कि जो अपने माइंड और बुद्धि के द्वारा आप श्रम करते हो, उसमें आप ज़्यादा जो है शारीरिक नहीं करते हैं। मानसिक श्रम का मतलब है कि अपने दिमाग बुद्धि के द्वारा आप काम कर रहे हैं, शरीर से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, मशीन से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे काम को हम लोग मानसिक श्रम कहते हैं। तो इसमें मानसिक श्रम कौन करता है? ऑप्शन में देखिएगा, शिक्षक, मजदूर, किसान और कूली। तो किसान जो है वो भी शारीरिक श्रम करता है, मजदूर भी मजदूरी करता है और कूली भी शारीरिक श्रम करता है। लेकिन मानसिक श्रम वाला जो काम है वो शिक्षक का मानसिक श्रम है, क्योंकि मानसिक श्रम के द्वारा शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाता है, ज्ञान देता है और अपने बुद्धि विवेक के द्वारा बहुत सारे क्रियाकलापों को वो कंप्लीट करता है। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी में होता क्या है कि जो कृषि की जो फसलें हैं, खेती है, वो मौसम विशेष में की जाती है। जाड़े के दिन में ये खेती, गर्मी के दिन में ये, बरसात में ये खेती, और इस दो फसलों के बीच में जो गैप होता है वो कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक किसानों के पास कोई काम नहीं रहता है, और इस टाइम में किसान जो है बेरोजगार की भांति काम करता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जो सार्क में हम लोग देखे थे
कि सार्क में कितने देश आते हैं, तो वहाँ पर मैं चर्चा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर देखिए सार्क में कुल 8 देश आते हैं। पहले तो हम सार्क का फुल फॉर्म जानेंगे कि सार्क का फुल फॉर्म होता क्या है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये उन देशों का झंडा है। भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य देश हैं। और यहाँ मैप से समझ सकते हैं, इन देशों को दिखाया गया है। अफगानिस्तान यहाँ पर है, ये पाकिस्तान है, यह हमारा प्यारा सा इंडिया है, ये जो नेपाल है, उसके बाद ये भूटान देश है, ये बांग्लादेश है, और ये जो श्रीलंका है ये देश है। और इसके अलावा मालदीव को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये रहा मालदीव, जो कि बहुत छोटा सा एक देश है। और इसकी जो स्थापना हुई थी सार्क की, वो भी याद रखें, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? SAARC इसका है, साउथ एसोसिएशन फॉर, यहाँ पर है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखेंगे कौन कौन। तो इसका अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1989 में की गई थी। जवाहर रोजगार योजना की जो प्रारंभ है 1989 में किया गया था। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? तो बिहार एक पिछड़े राज्य में आता है और यहाँ पर कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे चक्रीय बेरोजगारी। यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी भी है, अदृश्य बेरोजगारी भी है और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी है। चक्रीय जो बेरोजगारी है आर्थिक मंदी के रूप में आता है। जब आर्थिक मंदी देश में आती है तो वैसे स्थिति को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। अदृश्य बेरोजगारी कहा है तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी है। कैसे? जैसे कि कोई कृषि माने कोई किसान है और उसके पास वो खेती करने वाला काम है, तो उसमें क्या है ना कि सारे परिवार के लोग उसमें लगे रहते हैं। किसान, उसके पत्नी, उसके बेटे, उसके नाती पोते, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। और तो वो काम वो अकेला किसान भी कर सकता है और आमदनी आय जो होगा उतना ही होगा, लेकिन सारे लोग लगे हुए हैं तो ऐसे काम में और आय का जो है सीमित स्रोत है, उतना ही आय हो रहा है, तो इसको अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? तो ये होता है जॉब स्विच करने पर। जब कोई व्यक्ति एक जॉब से दूसरे जॉब के लिए ट्राई करता है तो वो क्या होता है कि अब इस एक जॉब को छोड़ दिया, रिजाइन मार दिया और फिर दूसरे जॉब की तैयारी कर रहा है, अभी लगा नहीं है, तो इस बीच के जो स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो बिहार में ये सभी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। कोई भी वस्तु, जैसे अगर हम उसका उपयोगिता का सृजन कर रहे हैं कोई भी वस्तु का, तो उसको हम उत्पादन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है? तो मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत जो कि मानव के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये है शिक्षा। शिक्षा जो है मानवीय पूंजी है। ये इसका जो है ये अपना अंदर का जो ज्ञान हासिल किया है, बुद्धि, उसका जो है विवेक है, उसके आधार पर मानव शिक्षा देने का काम करता है। तो मानवीय पूंजी, जबकि जो ये मशीन देख रहे हैं ऑप्शन में दिया गया है और भूमि जो है, ये दोनों जो है भौतिक पूंजी के उदाहरण है। ये भौतिक पूंजी है, जबकि शिक्षा कैसी पूंजी है? तो ये मानवीय पूंजी है। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है? तो सबसे पहले इसको आंसर को जानते हैं। इस योजना का नाम है मनरेगा। ये योजना क्या है? तो ये योजना मनरेगा कहलाता है। लेकिन आपको बता दूं, ये मनरेगा जो था इसका पहले नाम क्या था? तो पहले नाम इसका नरेगा था। नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत इसमें 100 दिन का रोजगार देने का गारंटी दिया जाता था। यदि सरकार 100 दिन की गारंटी नहीं देती थी और नहीं मिलता था रोजगार,
तो उसका पैसा दिया जाता था उस व्यक्ति को जो इससे जुड़ा हुआ था। यानी कि काम आपको 100 दिन का हम साल में जरूर देंगे, और नहीं देंगे तो पैसा उसका जरूर देंगे, जो भी मजदूरी होगा। लेकिन अब जो है हाल ही में इस मनरेगा का नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया गया BVG रामजी, ये नाम हो गया है इसका। विकसित भारत इसका ये BV मतलब हो गया विकसित भारत, जिससे हो गया तो इसका फुल फॉर्म हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और ये जो जी है ये ग्रामीण माने गांव। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ऐसे नाम से पता चला कि BV विकसित भारत जी राम जी। तो राम जी का मतलब यहाँ पर भले ही राम जी आ रहा है लेकिन देवता से संबंधित नहीं है, ये एक शॉर्ट नेम है। निम्नलिखित में कौन तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं? तो तीसरी दुनिया के देश ये अल्प विकसित देश कहे जाते हैं। ये तीसरी दुनिया के देश है। अविकसित या विकासशील या कम आर्थिक विकास, यहाँ पर उच्च गरीबी स्तर होता है, इनको तीसरी दुनिया का देश कहते हैं। गरीबी के दुष्चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन इसको दिए थे गरीबी के दुष्चक्र? गरीबी के दुष्चक्र जो दुष्चक्र है वो रेगनर नर्क्स के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि गरीबी का जो दुष्चक्र होता है वो नर्क के समान होता है, जीवन नारकीय हो जाती है गरीबी में, क्योंकि जो होता है रिश्ते माने टूट जाते हैं, गरीबी में रिश्ते खत्म हो जाते हैं, अपने लोग छोड़ के चले जाते हैं और मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही कठिन जिंदगी जीते हैं। तो उसको याद करने के लिए रख सकते हैं। गरीबी का दुष्चक्र रेगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया था, 1953 में दिया गया था। गरीबी का कारण है, तो गरीबी का जो कारण है उच्च जन्म दर, बहुत ज़्यादा बाल बच्चे पैदा हो गए। कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो उच्च जन्म दर, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया। बेरोजगारी जब रहेगी तो गरीब होंगे ही, कृषि का पिछड़ापन रहेगा तो गरीब होंगे ही। इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर होगा। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या बिहार में शिवहर की है। ऑप्शन के अनुसार शिवहर की जो जनसंख्या है बिहार में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में पटना में है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ये बिहार के ही रहने वाले थे, और बिहार के बक्सर जिला के ये रहने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ये ज़्यादा दिन नहीं रहे थे, 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। निम्नलिखित में कौन भारत में किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है? तो एक होते हैं संवैधानिक प्रमुख और एक होते हैं वास्तविक प्रमुख। तो जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रमुख किसी राज्य के राज्यपाल को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर राज्य में सारे काम संपन्न होते हैं। तो संवैधानिक प्रमुख जो है, वास्तव में जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है। उसी तरह केंद्र में भी जो है संवैधानिक प्रमुख हो गए राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, मतलब इनमें निहित होती है, लेकिन वास्तविक प्रमुख देखा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हो गए चाहे राज्यपाल हो गए, एक तरह से ये रबड़ स्टैंप का काम करते हैं। इनके पास पावर तो बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को शक्ति दिया गया है। लेकिन शक्तियाँ जो है इनको संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो संविधान की मूल प्रस्तावना में जो शब्द था धर्मनिरपेक्ष शामिल नहीं था। धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, और उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे। इसका ट्रिक है स प आ। ये समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। और धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी सरकार का राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को एक समान एक दृष्टि से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है ये मूल अधिकार के श्रेणी में नहीं आता है। इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को क्या दर्जा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसको हटा करके कानूनी अधिकार में लेके चला गया है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। एक होता है समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर है जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकारों के तहत आता है। इसमें 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। 6 गो मौलिक अधिकार होता है, 6 गो। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी धर्म के लिए आप जो करना है उसके जो कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। आपको जो धर्म मानना है या करना है कर सकते हैं। अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। और वहीं अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस तरह से टोटल जो है 6 गो मौलिक अधिकार है और 11 गो मौलिक कर्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है बताइए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा होता है। और इसके अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र है इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जैसे कि अंग होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं। जनरल असेंबली, ये जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटेरिएट और द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, अंतर्राष्ट्रीय माने साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है। और हम लोग क्या बात कर रहे थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ये महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसके लिए जो है 84 सीटों का व्यवस्था किया गया है, 84 सीट। और यह आर्टिकल 330 के तहत 2008 के प्रसीमन आयोग के आदेश के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित रखी गई है। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? ये 2000 के शुरुआत में जल संघर्ष हुआ था और ये हुआ था बोलीविया में। तो जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो बोलीविया में। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ये 25 जून 1975 से लेकर के 1977 तक यह रहा था। और उस समय में जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रपति लागू किया गया था। इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ, आज जो हम रूस देखते हैं उसके कई सारे देश विघटित हो गए, बहुत सारा। ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है सोवियत जो रूस है। और उस समय ये और बड़ा था जब इसका विघटन हुआ। ये जो टाइमिंग है, वर्ष है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। दिसंबर 1991 में बहुत सारे छोटे छोटे देश इससे अलग हो गए थे। आंग सान सू की के संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ये
जो आंग सान सूकी है ये म्यांमार की है, और ये म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। म्यांमार को पहले पुराना जो नाम था वो बर्मा था। आंग सान सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनका संबंध म्यांमार से था। एमपी किसे कहा जाता है? एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसद के जो होते हैं वो 3 अंग होते हैं। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य हो, ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं। इसलिए इसका आंसर राज्यसभा के सदस्य भी होगा और लोकसभा के सदस्य भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। वहीं विधान परिषद के सदस्य को ये जो राज्य में है उसका मैटर है, वहाँ पर होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये तीनों मिलकर के विधानमंडल का निर्माण करते हैं। विधानमंडल के ये तीनों अंग है, जिसमें हर एक राज्य में नहीं है विधान परिषद, ये कुछ चुनिंदा राज्यों में ही है। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 साल का जो व्यक्ति है, कोई भी महिला हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति अपना वोट दे सकता है, मत दे सकता है। तो ये जो अधिकार सबसे पहले दिया गया था वो न्यूजीलैंड में 1853 में दिया गया था। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का मतलब कि दुनिया का पहला देश कौन है? तो 1853 में न्यूजीलैंड ने इसको सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का अधिकार देने वाला ये पहला देश बन गया था। इसी के साथ ये जो है हमारा जो प्रश्न उत्तर का सेशन चल रहा था वो समाप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए।